Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। इमेजिन कीजिए आप एक बेहद हाई स्टेक्स चेस मैच खेल रहे हैं। आपके अपोनेंट ने एक ऐसी चाल चली जिससे आपका सबसे मजबूत मोहरा ब्लॉक हो गया। आप 5 साल तक सिर्फ डिफेंस खेलते हैं और अचानक आप गेम के रूल्स को ही थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि आप अपने उसी अपोनेंट की ताकत इस्तेमाल करके मैच जीत सकें। दोस्तों, 10 मार्च 2026 को भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की पॉलिसी में बिल्कुल यही किया। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक ये क्यों था। दोस्तों, 10 मार्च 2026 को भारत ने अपनी एफडीआई पॉलिसी में जो बदलाव किए हैं उसे 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जाता है। पिछले 6 सालों में हमने चीनी कंपनियों और उनके इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह से एक दीवार खड़ी कर रखी थी। लेकिन अब सरकार ने इकोनॉमिक कंटेनमेंट यानी आर्थिक रोक के दौर को खत्म करके एक कैलिब्रेटेड री एंगेजमेंट यानी सधी हुई वापसी का फैसला लिया है। इसका सीधा मकसद है भारत की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पावरफुल बनाना और अमेरिका जैसे देशों से आ रहे ग्लोबल ट्रेड प्रेशर्स का डटकर सामना करना। आज हम समझेंगे कि कैसे भारत ने अपने फायदे के लिए चीन के पैसों और उनकी एक्सपर्टीज के लिए अपने दरवाजे थोड़े से खोले हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 2020 में, जब गलवान घाटी में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था। सरकार ने तुरंत प्रेस नोट 3 PN3 लागू कर दिया। इसका रूल बहुत सिंपल लेकिन सख्त था। भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देशों से आने वाले हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए सब पहले भारत की सरकार की परमिशन लेनी होगी। टारगेट साफ तौर पर चीन था। अगर किसी कंपनी में चीन का एक शेयर भी होता था तो उसे 6 से 18 महीनों तक चलने वाले लंबे सिक्योरिटी रिव्यू से गुजरना पड़ता था। इसका असर ये हुआ कि 2020 से 2025 के बीच भारत में आने वाले कुल एफडीआई में चीनी इन्वेस्टमेंट गिरकर मात्र 0.32% रह गया, मतलब करीब ना के बराबर। तो अब मार्च 2026 में क्या बदला? सरकार ने 3 बहुत बड़े गेम चेंजिंग डिसीजन लिए। पहला, 10% का डी मिनिमस थ्रेशोल्ड बना दिया गया, यानी अब ऐसे ग्लोबल फंड्स जिसमें चीनी हिस्सेदारी 10% तक है वो बिना सरकारी परमिशन के ऑटोमेटिक रूट से भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन को मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स यानी पीएमएलए 2005 के साथ अलाइन कर दिया गया, जिससे विदेशी इन्वेस्टमेंट्स को लीगल क्लैरिटी मिल गई। और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस बैटरीज जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए 60 दिन की फास्ट ट्रैक क्लियरेंस विंडो बना दी गई है। हाँ, अगर कंपनी सीधे चीन या हांगकांग में रजिस्टर्ड है तो उसे अभी भी सरकारी मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि हमने ऐसा किया क्यों? जवाब है ट्रेड डेफिसिट और टेक्नोलॉजी। 2024-25 में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ने साफ कहा कि अगर हमें चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में जीतना है तो चीनी सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट होना ही पड़ेगा। सिर्फ सामान इंपोर्ट करने से हमारा घाटा बढ़ता है, लेकिन जब एफडीआई यानी इन्वेस्टमेंट आता है तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी और मशीनरी भी लाता है। इससे भारत के ही फायदे होंगे क्योंकि भारत में ही पुर्जे बनने लगते हैं। सरकार चाहती है कि भारतीय कंपनियां चीनी पार्टनर्स के साथ मिलकर भारत में ही फैक्ट्रियां लगाएं ताकि हम फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्ट पर निर्भर ना रहें। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी पीएलआई स्कीम की वजह से आज 99% मोबाइल भारत में असेंबल हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर लगने वाले डिस्प्ले और कैमरा पार्ट्स आज भी चीन से आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में 16 ऐसे जरूरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है जिन्हें 2026 तक भारत में बनाना है और वो सब चीन से आते हैं। सोलर सेक्टर का हाल भी ऐसा है। 2025 तक हम अपना सोलर मॉड्यूल टारगेट सिर्फ 56% और पॉलीसिलिकॉन टारगेट मात्र 14% ही पूरा कर पाए। कारण हमारे पास चीनी मशीनरी और
टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी है। वीजा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनके इंजीनियर्स यहाँ आ नहीं पा रहे थे। 60 दिन का फास्ट ट्रैक इसी मुश्किल को हल करने के लिए लाया गया है। इस पॉलिसी शिफ्ट के लिए दुनिया की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। इसे ट्रम्प शॉक कहा जा रहा है। 2025 में अमेरिका ने भारतीय कंपनियों सामानों पर अचानक 50% की भारी टैरिफ लगा दिया था। इसमें से 25% पेनल्टी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। हालांकि फरवरी 2026 में एक ट्रेड डील के जरिए इसे घटाकर 18% कर दिया गया। लेकिन इस झटके ने भारत को सिखा दिया कि हम पूरी तरह से वेस्टर्न देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए चीनी एफडीआई को छूट देना भारत का एक स्ट्रेटेजिक हेज है। यह अमेरिका को क्लियर मैसेज है कि अगर आप हम पर दबाव डालेंगे तो हमारे पास कैपिटल और टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे ऑप्शंस भी हैं। आइए एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी देखते हैं। मार्च 2026 में डिक्सन टेक्नोलॉजीज और चीन की एचकेसी ओवरसीज के बीच एक जॉइंट वेंचर का अप्रूवल मिला। यह इस नई पॉलिसी का परफेक्ट कैलिब्रेटेड मॉडल है। इस डील के में डिक्सन के पास 74% हिस्सेदारी और कंट्रोल है, जबकि चीनी कंपनी एचकेसी के पास सिर्फ 26% है। ये मिलकर मोबाइल और लैपटॉप के लिए हाईटेक डिस्प्ले स्क्रीन्स बनाएंगे, जो अभी तक हम इंपोर्ट करते थे। इसका फायदा क्या होगा? ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के मुताबिक इस डील के बाद डिक्सन के शेयर्स में 49.6% का उछाल आ सकता है। सरकार इसी 74-26 वाले मेक इन इंडिया मॉडल को पूरे देश में प्रमोट करना चाहती है। हमें अपने पड़ोसियों पर भी नजर रखनी होगी। 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश में बीएनपी सत्ता में आई और म्यांमार में चीनी इन्वेस्टमेंट में 230% का भयंकर उछाल देखा गया। इन सब से भारत के नॉर्थ ईस्ट और कंकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों तरफ चीन की एक रणनीतिक घेरा यानी टाइटनिंग स्ट्रेटेजिक आर्क बन रहा है। अगर भारत अपने दरवाजे बंद रखता है तो सारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे पड़ोसियों के पास चला जाएगा। खुद को आर्थिक रूप से अलग थलग होने से बचाने और इस रीजन से अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत का ये एफडीआई रिलैक्सेशन एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। आपको पता है जोमेटो और ओला जैसे बड़े इंडियन स्टार्टअप्स की शुरुआत ग्रोथ में चीनी इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। 2020 के पीएम3 रूल के बाद ब्लैक रॉक और कार्लाइल जैसे दुनिया के सबसे बड़े फंड्स भारत में इन्वेस्ट करना कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर उनके करोड़ों डॉलर के फंड में किसी चीनी इन्वेस्टमेंट का छोटा सा भी हिस्सा होता था तो भारत सरकार उनके पूरे फंड को रोककर इंक्वायरी में डाल देती थी। अब इस नए 10% थ्रेशोल्ड ने उन ग्लोबल फंड्स को रेगुलेटरी ग्रे जोन से आजादी दे दी है। इससे इंडियन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में फिर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रुकी हुई फंडिंग आना शुरू हो जाएगी। अब आप सोचेंगे क्या हमने थोड़े से पैसों के लिए नेशनल सिक्योरिटी से समझौता कर लिया? बिल्कुल नहीं। सरकार ने बहुत सख्त सिक्योरिटी गार्डरेल्स बनाए रखे हैं। सबसे बड़ी बात, जो चीनी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूप से आएंगे वो ना तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ सकते हैं और ना ही मैनेजमेंट कंट्रोल ले सकते हैं। एक और जरूरी बात, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स जो हमारी डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्रिटिकल हैं, उनकी प्रोसेसिंग में चीन की मोनोपोली है। भारत ने इसके लिए 7,280 करोड़ रुपए की स्कीम निकाली है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करने के लिए हमें कुछ समय के लिए चीनी टैलेंट की मदद लेनी ही पड़ेगी। अंत में दोस्तों, मार्च 2026 का यह एफडीआई पॉलिसी कोई कमजोरी नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक मैच्योरिटी की निशानी है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग को 25% तक ले जाना है तो हम आर्थिक अलगाव यानी इकोनॉमिक आइसोलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम ग्लोबल कैपिटल को डर के नजर से नहीं बल्कि ग्रोथ के नजर से देखते हैं। भारत अब साबित कर रहा है कि वो दुनिया का एक पावरफुल, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। दोस्तों, इंग्लिश में एक बहुत फेमस कहावत है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर कॉम्पिटिटर्स क्लोजर। भारत ने ठीक यही किया है। हमने अपने दरवाजे खोले जरूर हैं, लेकिन घर की चाबी रिमोट कंट्रोल मजबूती से अपने हाथों में पकड़े रखा है। डिक्सन का 74% कंट्रोल इसका सबूत है। चीन अब हमारे लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं है बल्कि
हमारे खुद के इंडस्ट्रियल एसेंट का एक ऐसा मोहरा बन गया है जिसे हम अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही देखते रहिए पावर प्ले इंडिया। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.